नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आर्थिक समीक्षा के अनुमान के अनुरूप 11% रहेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का असर बहुत बड़ा नहीं होगा। भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ के कार्यक्रम में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि इस साल हम ऊंची वृद्धि दर हासिल करेंगे। 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने की उम्मीद है। इस साल की वृद्धि दर पिछले साल के निचले आधार प्रभाव की वजह से हासिल होगी। इसे विभिन्न संरचनात्मक सुधारों, मसलन श्रम और कृषि कानूनों से समर्थन मिलेगा। सीए ने कहा कि भविष्य की वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने संरचनात्मक सुधारों के जरिए विभिन्न आपूर्ति पक्ष की दिक्कतों को दूर किया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 जनवरी में जारी की गई थी और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 11% रहेगी। समीक्षा में कहा गया था कि वृद्धि को सुधारों और नियमनों में ढील के जरिए आपूर्ति पक्ष को समर्थन से मदद मिलेगी। साथ ही इसे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश, विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, दबी मांग, विवेकाधीन खर्च में बढ़ोतरी और टीकाकरण से भी मदद मिलेगी। साथ ही बजट लक्ष्य के बारे में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च को पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से अपनी पूंजीगत खर्च योजना का व्यय पहले ही करने को कहा है। आम बजट 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है। ये 2020-21 के बजट एक्सपेंडिचर से इसकी जो अनुमान है उससे 34.5% ज्यादा है। देश देशांतर में आज बात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद विरमानी हैं, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन एग्रो फाउंडेशन। साथ ही मेरे साथ AK भट्टाचार्य हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विरमानी, कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद जो चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो आर्थिक समीक्षा के अनुमान के अनुरूप 11% ही रहेगी। क्या आधार इसके पीछे, इस अनुमान के पीछे आपकी नजर में है? हमने तकरीबन 9 महीने पहले अपना फोरकास्ट दिया था। वो फोरकास्ट था 10% प्लस माइनस 1%। और उस वक्त हमने इसका अनुमान लगाया था कि तकरीबन फुल रिकवरी होगी। आपको याद होगा कि पिछले साल -7.3% जीडीपी ग्रोथ था और हमारा अनुमान था कि ये पूरी रिकवरी होगी। क्यों? क्योंकि जो बेसिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है इकोनॉमी की, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई थी कोविड के कारण। छोटे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स बहुत सारे थे, उसमें अब मैं नहीं जाऊंगा पुरानों में। तो उस बेसिस पे हमने कहा था हम उसी और कोविड 2 के दौरान पिछले मई में हमने जब कई इंटरव्यू दी थी, शायद आपको भी दी होगी एक, और भट्टाचार्य साहब भी थे। मैंने कहा था कि थोड़ा इसमें डाउनसाइड रिस्क मैं देखता हूं, पर मैं इसी पर अधर रहूंगा कि वही होगा। और अब आप देखेंगे प्राइवेट फोरकास्ट, सीए ने सब यही बोल रहे हैं कि वो रिकवरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगेन मैं बड़े संक्षिप्त में बताऊंगा कि Q1 में तो क्लियर है, क्योंकि सेकेंड कोविड वेव आई है, उसने सब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था और उसका जीडीपी पे इफेक्ट किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था जनवरी फरवरी में जब हम बजट की डिस्कशन कर रहे थे। और ये क्लियरली Q1 में क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें जीडीपी ग्रोथ कम होगी। पर मैंने कहा था मई में कि जो अपसाइड होगा, इसकी रिकवरी होगी इन Q2, वो सरप्राइज होगा सबको। एनालिस्ट बहुत पेसिमिस्टिक हो गए थे कि एनालिस्ट बहुत शॉर्ट टर्म देख रहे थे, और मुझे कॉन्फिडेंस थी कि ये रिकवरी Q2 में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होगी, और बाय द एंड ऑफ द ईयर थोड़ा सा इफेक्ट रह सकता है, पर तकरीबन वही रेंज में होगा। तो बेसिकली तो टू दैट एक्सटेंट जो सीए ने बोला है उससे मैं सहमत हूँ। पर बाकी स्पेसिफिक चीजों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। AK भट्टाचार्य सर, आप इसके पीछे क्या बड़े आधार मानते हैं आपकी नज़र में, ये जो अनुमान है और सीए ने इसको दोहराया है? साथ ही इस पर नज़र होगी कि कौन से ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जिन्होंने मदद की है इस अनुमान के पीछे? देखिए,
मैं थोड़ा अलग, ये मेरा असेसमेंट अलग है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये एक आशावादी एक असेसमेंट है, पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने असेसमेंट किया है, ज़रूर कोई अंदर ही कोई ठोस बात होगी जिनको उनको मालूम है, उनके लिए है। पर अगर आप सीए का एस्टिमेट को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिमेट के साथ तुलना करें, उसमें काफ़ी अंतर दिखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टिमेट है कि 9.5% का वृद्धि दर होगा इस साल, पर सीए साहब कह रहे हैं कि वो 11% के ऊपर होगा। तो ये जो डिफरेंस जो है, ये करीबन जो 1.5% का जो एक डिफरेंस जो है, वो हमारे देश की अर्थनीति के साइज के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये अभी भी समझ नहीं रहा कि किस कारण सीए साहब का जो एस्टिमेट जो है, वो कह रहे हैं कि 11% का होगा। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि उनके जो आधार जो है कि रिफॉर्म्स लेड होगा ये। मेरा मानना ये है कि जो 2 रिफॉर्म की बात की गई है उनके स्टेटमेंट में भी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म है और लेबर रिफॉर्म। अभी तक जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, बहुत ही एक सराहनीय बात की गई थी, सरकार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में अब रोक लगा दी गई है और इसको कब फिर से चालू किया जाएगा कुछ नहीं मालूम है। हालांकि ऐसा हुआ है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो रिफॉर्म किया गया था उसको रोल बैक कर दिया गया है। अब पल्सेस की स्टॉक्स में फिर से रोक लगा दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तीनों एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हैं वो अटके पड़े हैं। लेबर रिफॉर्म्स में अभी तक जो कोड्स जो हैं पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, पर उनको वो कोड्स जो हैं वो नोटिफाई नहीं हुई है। और तीसरी बात जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो जिसके ऊपर हम काफ़ी निर्भरशील हैं, जिससे कि ये ग्रोथ किस तरह से सस्टेन करे, उसमें बजट में 34% का ग्रोथ था, पर अभी तक का जो आंकड़ा जो आया है, अप्रैल मई का आंकड़ा आया है, उसमें वृद्धि दर अभी तक सिर्फ 11% की हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। और ये 11% अगर पिछले साल जब कोविड की जो 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 पहला वेव काफ़ी गंभीर था, पिछले साल 2020 में, उस समय भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ग्रोथ जो था वो 14% था। और इस बार हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो वृद्धि दर है वो कम हो गया है। तो एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो एक नरमी आई है, दूसरी तरफ रिफॉर्म में थोड़ी बहुत जो गति शिथिल हो गई है। ये दोनों चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असेसमेंट ज्यादा रियलिस्टिक लगता है मुझे, और सीए साहब का एस्टिमेट जो 11% का है, मुझे लगता है कि आशावादी है। भारतीय होने के नाते मैं आशा करूंगा कि उनका जो एस्टिमेट जो है वो सफल हो, क्योंकि अगर 11% का अगर ग्रोथ हम हासिल कर सकते हैं तो हमारी जो टोटल जीडीपी की जो साइज होगी वो 2 साल के पहले थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, और नौकरियों के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मैं पहला दौर में मैं यही मेरी टिप्पणी में इस वक्त दूंगा। ठीक है। इस पर डॉक्टर विरमानी आप क्या कहेंगे? जो अपना असेसमेंट के भट्टाचार्य सर ने दिया है, वो मान रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक का असेसमेंट है वो ज़्यादा सही मान रहे हैं अपनी नज़र में, और ग्रोथ जो हो वो सस्टेनेबल हो, और रिफॉर्म्स की जो बातें हैं मोटे तौर पर कि रिफॉर्म्स का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए जो विकास दर है वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन जो बातें अभी भट्टाचार्य सर ने कही हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हाँ, तो उन्होंने फोकस किया है करंट ईयर पे, तो लेट मी कम टू दैट। तो जो बेसिकली मैंने पॉइंट कहा था कि वो 10% ±1%, तो उसका रेंज बनता है 9 to 11। तो क्लियरली विद अ डाउनसाइड बायस, क्योंकि सेकेंड वेव से पहले मैं डबल डिजिट का पूरा कॉन्फिडेंस था, पर सेकेंड वेव से डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है, और पार्ट ऑफ दैट इफेक्ट विल लास्ट। तो इसका मतलब है 10 से कम होने की संभावना है। तो आई वुड नॉट रूल आउट 10%। तो क्लियरली जो आरबीआई का फोकस है वो ये दोनों चीजों को अब उसमें कैलकुलेशन में ला रहा है, और ऑब्वियसली दैट इज अ बेटर फोरकास्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब तक हमें Q2 की जो रिकवरी है वो पूरी तरह अभी पता नहीं लगी है। तो जो संभावना है होगी रिकवरी, पर ये जरूरत नहीं है कि पूरी रिकवरी होगी जो भी Q1 में लॉस हुआ है। तो उस हिसाब से क्लियरली आरबीआई का जो 9.5% नंबर है वो रियलिस्टिक है।
अब हम रिफॉर्म की बात करें तो अगेन मैं इस तरह सहमत हूँ भट्टाचार्य साहब के साथ कि इसका इफेक्ट रियली अब अगले साल में होगा ज्यादा। अभी तो ये रिफॉर्म सब हो रहे हैं, एनिमल स्पिरिट्स बढ़ेंगी, पर अभी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली रिवाइव होगी, एंड ऑफ द ईयर रिवाइव होगी, और इसका एक्चुअल मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट वो अगले साल हम देखेंगे। ठीक है। तो इस साल जो इफेक्ट है वो एनिमल स्पिरिट्स में है, जिसको हम कहते हैं, और उसका इफेक्ट आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे। अभी जो रियल इकोनॉमी में है उसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा, कुछ 6 महीने बाद, 9 महीने बाद उसका रियल इफेक्ट आप देखेंगे। तो टाइमिंग की बात है। अब मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि सीए किस टाइम का एम्फसाइज कर रहे थे, बट मेरे ख्याल में जो रिफॉर्म्स का इफेक्ट डेफिनेटली होगा, और रिकवरी जो ग्रोथ होगी, और उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि जो नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ है वो 7% से ज्यादा होगा। ये मोस्ट जो आप एनालिस्ट को पूछेंगे वो कह रहे हैं 6.5, बट आई थिंक जो रियल इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स है, द रियल इफेक्ट, और उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि एफडीआई इंक्रीमेंट इसका देखेंगे। तो इसका रिफॉर्म्स का इफेक्ट होगा मेरे ख्याल से, पर ये इसका ज्यादा इफेक्ट अगले साल होगा, FY22 में। ठीक है, अगले साल ज़्यादा इफेक्ट होगा रिफॉर्म्स को लेकर। AK भट्टाचार्य सर, डॉक्टर विरमानी ये कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि जब हम इन अनुमानों की बात कर रहे हैं, कोविड की दूसरी लहर की बात हो रही है, क्या कहीं से इन अनुमानों के बीच जो एक तरह से कहें कि अप्रिय स्थिति की आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर का भी असर हो सकता है, क्या हम माने कि उसे भी कंसिडर किया गया है? देखिए, ये बात आपने सही कहा है, क्योंकि ग्रोथ को सस्टेन करना, इस साल के ग्रोथ का जो 11% कहे या 9.5% कहे, जैसे विरमानी साहब ने कहा कि 10% की बात है, वो एक चीज के ऊपर निर्भरशील है, वो है वैक्सीनेशन का जो पेस जो है, गति किस तरह से बढ़ रहा है। इस वक्त जो हमने देखा है पिछले 4 हफ्तों में वैक्सीनेशन गति थोड़ा बढ़ गई है, और ये एक बहुत अच्छा एक सूचक है, क्योंकि अगर हम दिसंबर के अंदर या नवंबर के अंदर अगर हम 60-70% जनसंख्या को हम अगर पूरी तरह से टीकाकरण से कर दें, कवरेज दे दें, तो मैं ये समझता हूं कि जो तीसरा वेव का जो विरुलेंस या जो इम्पैक्ट होगा वो काफी कंट्रोल में रहेगा। तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, और किस तरह से हम वैक्सीनेशन को ना कि सिर्फ जो ये 900 मिलियन या 90 करोड़ जो एलिजिबल पॉपुलेशन जो है उसको कवर करें, पर जो नीचे जो 18 साल के नीचे की जो जनसंख्या है उसको भी हम किस तरह से आगे बढ़ा सके टीकाकरण का अभियान। तो ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ टीकाकरण के आगे, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज जो आएगा वो है इन्फ्लेशन फ्रंट पे, क्योंकि इन्फ्लेशन फ्रंट हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों में जो इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अपर टॉलरेंस बैंड है वो 6% से आगे बढ़ गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स हालांकि पहली इस बार 12% से नीचे आई है, पर अभी भी 11-11.5% में अटकी हुई है। तो एक तरफ आप देखते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 12% में अटकी हुई है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल इंडेक्स 6% के ऊपर 2 महीने कंसेक्यूटिव में गई है। तो ये जो दोनों चीजें जो हैं वो मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन का रेट और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, सप्लाई साइड रिस्पॉन्स से कैसे हो, ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और तीसरी बात, जो अगर इन्वेस्टमेंट की डेटा को देखें तो उसमें ज्यादा आशा का संचार नहीं हो रहा है। डेटा में जो सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स के डेटा जो आ रहे हैं, अभी तक अप्रैल मई के डेटा आए हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट नए अप्रूवल जो आए हैं वो अभी भी काफी पिछले साल से भी काफी नीचे जा रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात, तो एक इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट है, पर अगर डेटा की बात करेंगे तो SIA के डेटा दिखाती है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट अभी भी ज्यादा आई नहीं है। GDP का डेटा आएगा जब पहले तिमाही का, तब हम समझ सकेंगे कि इन्वेस्टमेंट का हाल क्या है। अब जब तक ना इन्वेस्टमेंट ना बढ़ेगा, मैं समझता हूं कि जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, वैक्सीनेशन और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इरमानी, महंगाई को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी भट्टाचार्य सर ने जो बात कही है, इसके अलावा मैं जैसे पहले भी समझना चाह रही थी कि कंट्रीब्यूशन क्या मानते हैं आप, किन सेक्टर्स का ज़्यादा रहने वाला है? साथ ही जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो क्या हम माने कि ये ग्रोथ इंक्लूसिव होगी? तो पहले इन्फ्लेशन एक बहुत अहम चीज़ है और मेरा फंडामेंटल डिफरेंस है जनरली लोगों से जो एनालिस्ट हैं, और इसका रीज़न ये है कि हमने इसमें रिसर्च की थी, तो ये मैं ऐसे ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड नहीं बोल रहा। ये जो पैंडेमिक की का इफेक्ट है ये बिल्कुल अलग है। जो पहले हमने देखा है, फाइनेंशियल क्राइसिस का देखा है और क्राइसिस का, ग्रेट डिप्रेशन का देखा है, इसका डिफरेंट इफेक्ट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाती है इकोनॉमी की। अगर आप एक रीजन देखें, अब आप सुन रहे होंगे हमारा यहाँ पे सेकेंड वेव आई थी, सबको इफेक्ट हुआ है, पर कई स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा में ये चली गई है, खत्म हो गई है अभी तक जो सेकेंड वेव, पर केरला और महाराष्ट्र में अभी भी जोर पे चल रही है। तो ये इसके रीजनल इफेक्ट्स बड़े होते हैं ये कोविड, और उसमें से जो पिछले क्राइसिस थे उसमें या तो डिमांड पे इफेक्ट होता है या सप्लाई। यहाँ पे अलग अलग जगह पे सप्लाई डिमांड के इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं। तो काफी हद तक ये जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ सप्लाई डिमांड्स के कारण हो रही है, और ये मेरे ख्याल से टेम्पररी है। और मैं तो काफी देर से कह रहा हूँ, आरबीआई को भी बताया था, हम मीटिंग होती है जब इकोनॉमिस्ट की, पर अब ये फेड, जो यूएस फेड है, वो भी यही पोजीशन ले रहा है कि ये जो फ्लेयर ऑफ इन्फ्लेशन का है ये टेम्पररी होगा। आई मीन इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि और लोग सब गलत हैं, पर मेरे जजमेंट में इसका ज्यादा इफेक्ट टेम्पररी होगा, और ये कुछ 3-6 महीने में जैसे सप्लाई चेन्स क्लियर होती हैं। अब चाइनीज सप्लाई चेन बिल्कुल डिसरप्ट हो गई हैं, वहां पे जो लॉजिस्टिक चेन है उसके 10%, आई मीन 100% उसके रेट बढ़ गए हैं। तो ये सारे डिसरप्शंस हैं जो मेरे ख्याल से परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो मैं इन्फ्लेशन से इतना वरीड नहीं हूँ, पहला तो एक। और दूसरा आपका जो कहाँ से आएगा इम्पल्स, तो ये भी एक चीज डिफरेंट है कि कोविड में ये जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बहुत इम्पल्स मिला है। तो जो हम देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स और सो, ये डिजिटल इकोनॉमी का बढ़ाव लीड करेगा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो आप ट्रेडिशनल कैपिटल इंटेंसिव देखते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी जब हम रिस्क लेते हैं तो करंट एक्सपेंडिचर में चला जाता है। तो जो क्लासिफिकेशन में देखेंगे आपके, जो हम जो क्लासिक मेथड है इन्वेस्टमेंट का, वो होता है हम इक्विपमेंट खरीद करते हैं या कमर्शियल स्पेस, इंडस्ट्रियल स्पेस बनाते हैं, तो ये हम नहीं देखेंगे इमीडिएटली। तो जो ब्रिक्स एंड मोटर इकोनॉमी है वो हम डिपेंडेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे, जो गवर्नमेंट कैपिटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ भट्टाचार्य साहब के साथ कि उसकी रिकवरी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, उसका कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर और उसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो रिकवरी स्लो होगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पर जो लीडिंग सेक्टर्स होंगे वो डिजिटल इकोनॉमी होगी, स्टार्टअप इंडिया एटसेट्रा, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम देखते हैं इंटेंशंस, वो इसको कैप्चर नहीं कर रहे। तो भट्टाचार्य सर, इसका एम्प्लॉयमेंट पे कैसा असर देखेंगे? देखिए, इसका जो असर एम्प्लॉयमेंट में जो आएगा उसका आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप अगर देखें कि दो चीज मैं समझता हूं कि हमारी अर्थनीति में हुई है, उसमें एक थोड़ी बहुत, मैंने बहुत सारे फैक्टर्स, वैक्सीनेशन, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन के बारे में जो शंका प्रकट की है, पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2-3 जगह से एक आशा का संचार भी बन रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें, तो एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो पिछले 3 महीने में बहुत अच्छा मतलब काम कर रही है। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ पिछले साल से भी नहीं, उससे पहले साल से भी जो वृद्धि दर है वो काफी बढ़ गई है, और एक्सपोर्ट सेक्टर काफी ऐसे सेक्टर्स में से आ रही है जो कि ना ही सिर्फ रॉ मटेरियल्स है, पर ये गारमेंट्स, लेदर,
जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में काफी आ रही है। तो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ को बढ़ना और इसको अगर हम ठीक तरह से सस्टेन करें, मैं समझता हूँ ये एम्प्लॉयमेंट जिसके आपने जिक्र की, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अगर हम इस एक्सपोर्ट्स की जो एक न्यूक्लियस जो आई है ग्रोथ की पोटेंशियल, उसको हम और भी सस्टेन कर सके और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर कर सकें। और दूसरी बात जो है, एक पॉजिटिव जो आशा का संचार दिख रहा है मुझे, वो है कि तेलों के दाम रिसेंटली जो यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि पहले की जो डर जो ये था कि तेलों के दाम और भी बढ़ सकते हैं, $70 से बढ़कर $80-85 जा सकते हैं, वो डर अब इस वक्त नहीं है। पर हमने पिछले सालों, बहुत सालों में हिस्ट्री में देखा है, जब तेलों के दाम बढ़ जाते हैं उसका असर हमारी देश के वृद्धि दर में काफी अच्छा तो एकदम नहीं होता, गलत होता है। तो मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट्स का बढ़ना जॉब्स के लिए अच्छा है और तेलों के दाम में थोड़ी बहुत मंदी की जो एक आशा का किरण दिख रहा है, वो मैं समझता हूं कि वृद्धि दर के लिए एक आशा का कारण बन सकता है। ये दोनों चीज को भी हमें देखना पड़ेगा और यही चीज शायद हमारी जो रूरल इकोनॉमी में जॉब्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स की जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको थोड़ा बहुत संभाल सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है विरमानी सर, आपसे भी मैं जो पॉजिटिव आउटकम जो 2 बताए हैं अभी हमें भट्टाचार्य सर ने, इसमें क्या आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे? और साथ ही मैं आगे चैलेंजेस पर भी आपसे बात करूंगी कि क्या अभी हाल में आप बड़े चैलेंजेस देख रहे हैं, और खासकर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, ये हमेशा से एक विषय तो रहा ही है जिस पर लगातार विचार विमर्श करना पड़ा है। तो अभी उसमें पॉजिटिव इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है ये आगे भी सस्टेन करेगा, और आगे क्या चैलेंजेस अभी हाल में आपको दिख रहे हैं? हाँ, तो पहले एक्सपोर्ट ग्रोथ में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमें भी शंका थी जब पहले हुआ ये 30% ग्रोथ कैसे फ्लैश इन द पैन लग रहा था, पर अब मैं डायरेक्टली भी देख रहा हूँ कि ये जो होप थी हमें कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की हम बात हो रही है 2016 से, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ एक्शंस ली थी और फिर पैंडेमिक में भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी, सब कहने लगे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एक कंट्री, चीन पे बहुत ओवर डिपेंडेंस है। तो वो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में एक्चुअली अब ग्राउंड पे देखना शुरू कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली मैं 1-2 एंटरप्रेन्योर्स जानता हूँ जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको डबलिंग और ट्रिपलिंग ऑफ ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं फ्रॉम यूएसए, जो पहले चाइना में जाते थे। तो ये थोड़ी बहुत इससे लगता है कि जो ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट ग्रोथ, ये सस्टेनेबल होगा। ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन जो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ईओडीबी, ईज ऑफ रेगुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर रिफॉर्म्स एटसेट्रा, वो तो वी टेक एज ग्रांटेड। अगर वो होंगे तो मुझे लग रहा है कि ये सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ से हम काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं। और जैसे भट्टाचार्य साहब ने कहा कि ये लेबर इंटेंसिव है और ये बहुत प्रमोट करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ को भी। तो एक तो ये है, और शंका किस चीज़ पे है, वही है, देखिए ये जो सप्लाई चेन, ऑफ कोर्स वैक्सीन का तो है ही सही, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं ये एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स जो डेल्टा है उसमें मैं खाली रीजनल देखता हूँ कि जैसे अभी चल रहा है 2 स्टेट्स में या 3 में कहीं होगा, तो ये रीजनल वेरिएशन मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडियन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आर्थिक समीक्षा के अनुमान के अनुरूप 11% रहेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का असर बहुत बड़ा नहीं होगा। भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ के कार्यक्रम में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि इस साल हम ऊंची वृद्धि दर हासिल करेंगे। 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने की उम्मीद है। इस साल की वृद्धि दर पिछले साल के निचले आधार प्रभाव की वजह से हासिल होगी।
इसे विभिन्न संरचनात्मक सुधारों मसलन श्रम और कृषि कानूनों से समर्थन मिलेगा। सीए ने कहा कि भविष्य की वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने संरचनात्मक सुधारों के जरिए विभिन्न आपूर्ति पक्ष की दिक्कतों को दूर किया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 जनवरी में जारी की गई थी और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 11% रहेगी। समीक्षा में कहा गया था कि वृद्धि को सुधारों और नियमनों में ढील के जरिए आपूर्ति पक्ष को समर्थन से मदद मिलेगी। साथ ही इसे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश, विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, दबी मांग, विवेकाधीन खर्च में बढ़ोतरी और टीकाकरण से भी मदद मिलेगी। साथ ही बजट लक्ष्य के बारे में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च को पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से अपनी पूंजीगत खर्च योजना का व्यय पहले ही करने को कहा है। आम बजट 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है। ये 2020-21 के बजट एक्सपेंडिचर से इसकी जो अनुमान है उससे 34.5% ज्यादा है। देश देशांतर में आज बात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद विरमानी हैं, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन एग्रो फाउंडेशन। साथ ही मेरे साथ ए.के. भट्टाचार्य हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विरमानी, कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद जो चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो आर्थिक समीक्षा के अनुमान के अनुरूप 11% ही रहेगी। क्या आधार इसके पीछे, इस अनुमान के पीछे आपकी नजर में है? हमने तकरीबन 9 महीने पहले अपना फोरकास्ट दिया था। वो फोरकास्ट था 10% ±1%। और उस वक्त हमने इसका अनुमान लगाया था कि तकरीबन फुल रिकवरी होगी। आपको याद होगा कि पिछले साल -7.3% जीडीपी ग्रोथ था और हमारा अनुमान था कि ये पूरी रिकवरी होगी। क्यों? क्योंकि जो बेसिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है इकोनॉमी की वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई थी कोविड के कारण। छोटे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स बहुत सारे थे, उसमें अब मैं नहीं जाऊंगा पुरानों में। तो उस बेसिस पे हमने कहा था हम उसी और कोविड 2 के दौरान पिछले मई में हमने जब कई इंटरव्यू दी थी, शायद आपको भी दी होगी एक, और भट्टाचार्य साहब भी थे। मैंने कहा था कि थोड़ा इसमें डाउनसाइड रिस्क मैं देखता हूं, पर मैं इसी पर अधर रहूंगा कि वही होगा। और अब आप देखेंगे प्राइवेट फोरकास्ट, सीए ने सब यही बोल रहे हैं कि वो रिकवरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगेन मैं बड़े संक्षिप्त में बताऊंगा कि Q1 में तो क्लियर है, क्योंकि सेकेंड कोविड वेव आई है, उसने सब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था और उसका जीडीपी पे इफेक्ट किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था जनवरी फरवरी में जब हम बजट की डिस्कशन कर रहे थे। और ये क्लियरली